नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में जानेंगे। अमेरिकी विदेश नीति को प्रतियोगी उद्देश्यों एवं दबावों का दर्पण माना जा सकता है। इसे राष्ट्रीय स्वार्थ व अव्यावहारिक आदर्शवाद का विचित्र मिश्रण भी कह सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित 13 छोटे छोटे राज्यों का एक संघात्मक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसे 1812 में ब्रिटेन से और 1861 से 65 के गृह युद्ध से त्रस्त होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उसे किसी अन्य युद्ध में सम्मिलित नहीं होना पड़ा, इसलिए पुरानी दुनिया से दूर पार्थक्य की नीति को अपनाते हुए उसने तीव्र विकास किया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने शासनकाल में तटस्थता की नीति अपनाई। इस नीति के पक्ष में उन्होंने कहा था कि हमें यूरोप के झगड़ों से बिल्कुल अलग होकर तटस्थता की नीति को निर्धारित करना है और यही हमारी सफलता की कुंजी है। हमें किसी भी देश के साथ स्थायी संधियां अथवा समझौते में नहीं बंधना चाहिए। केवल गंभीर अवस्था में अस्थायी संधि की जा सकती है। उसके बाद जेफरसन ने भी वाशिंगटन की नीति का अनुसरण किया। 1823 में राष्ट्रपति मुनरो ने यूरोपीय शक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम बता देना चाहते हैं कि यूरोपीय राज्यों ने अपनी प्रणाली को अमेरिकी गोलार्ध में फैलाने का कोई प्रयत्न किया तो उनके इस प्रयत्न को हमारी शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा समझा जाएगा। यदि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपने प्रति अमित्रतापूर्ण रुख के अतिरिक्त और कुछ न समझ सकेंगे। इसे पार्थक्य सिद्धांत भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका ने पार्थक्य नीति, आइसोलेशन पॉलिसी या अहस्तक्षेप नीति का पालन किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका ने विश्व राजनीति में दिलचस्पी लेनी आरंभ कर दी और 1901 में थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका मानना था कि अमेरिका विश्व की महानतम शक्ति है, अतः उसने विश्व राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया। 1904-05 में जापान रूस युद्ध को समाप्त करने में उन्होंने दिलचस्पी ली और उस युद्ध को समाप्त करने में उन्हें सफलता भी मिली। 1906 में जर्मनी और फ्रांस में मोरक्को के विषय में झगड़ा शुरू हुआ तो अमेरिका ने मध्यस्थता करके दोनों देशों में समझौता कराया और विश्व शांति को भंग होने से बचाया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका युद्धरत राज्यों को युद्ध सामग्री बेच कर काफी आर्थिक लाभ उठाता रहा, लेकिन जब जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिका के निशस्त्र तेल वाहक जहाजों को डुबाना प्रारंभ किया तो अमेरिका में इसके विरोध किया गया और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने बकायदा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करते ही युद्ध पूरी तरह से बदल गया, युद्ध का पासा पलट गया और जर्मनी की हार होना प्रारंभ हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में गहरी दिलचस्पी ली, लेकिन नवंबर 1920 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और रिपब्लिक सदस्य वॉरेन हार्डिंग नए राष्ट्रपति चुने गए। मार्च 1921 में नए राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमेरिका राष्ट्रसंघ में भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति हार्डिंग ने पुनः अमेरिकी पृथकतावाद की नीति को अपनाया। 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने और उसके बाद अमेरिकी विदेश नीति स्पष्ट रूप से दोबारा से पृथकतावाद से शनः शनः अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ओर उन्मुख होने लगी।
7 दिसंबर 1941 को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसने अमेरिका सहित संपूर्ण विश्व के परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। उस समय जापान ने पर्ल हार्बर पर एकदम से बहुत ज़्यादा बम वर्षा कर दी। तो 8 दिसंबर को जापान के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस द्वारा युद्ध की घोषणा की गई और 3 दिन बाद ही अमेरिका को जर्मनी और इटली के साथ भी उलझना पड़ा। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका अपने आप को एकदम नई स्थिति में पाता है। इस महायुद्ध ने जर्मनी, जापान और इटली की शक्ति को नष्ट कर दिया तथा ब्रिटेन एवं फ्रांस को इतना अधिक कमजोर बना दिया कि वे द्वितीय श्रेणी की शक्तियां मात्र बनकर रह गए। अमेरिका ने पाया कि युद्ध के बाद न केवल विश्व की वह महानतम शक्ति है बल्कि साम्यवाद और सोवियत संघ विरोधी पश्चिमी दुनिया का प्रधान संरक्षक और नेता भी है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति का सबसे प्रधान लक्ष्य साम्यवादी खतरे का सामना करना और सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन के प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि को रोकने की दृढ़ व्यवस्था करना रहा। इसके लिए उसने अलगाववाद का परित्याग किया और यूरोप के मामलों में न केवल दिलचस्पी ली वरन सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के मामलों में सक्रिय दिलचस्पी ली। शूमा के शब्दों में प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका आसानी से अलगाववादी नीति का अनुसरण कर सकता था क्योंकि धुरी राष्ट्रों की पराजय के बाद यूरोप तथा एशिया में एक नया शक्ति संतुलन स्थापित हो गया था। परंतु द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका के लिए पार्थक्य नीति का अनुसरण करना संभव नहीं था क्योंकि नाजी राष्ट्रों के त्रिगुट की हार के बाद यूरोप और एशियाई देशों पर साम्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।